ठीक है ना। यहाँ पर अब हम एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। एक्स रेज एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि ये देखिए एक्स रेज के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, एक्स रेज के बारे में। ये है जी, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। ये इलेक्ट्रोड है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ऐसे करके। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए ऐसे करके एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर करके लगा। ठीक है ना। इस हैवी मेटल वाले एनोड को हम ये क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसे करके लगे हुए हैं, फिट हुए हुए हैं। ये दो इलेक्ट्रोड जो से हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होगा ना, उसे हम कहेंगे ये क्या है, एनोड। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद इधर करके एक वैक्यूम पंप इस तरह से होगा। ठीक है ना। ये क्या है, ये हैवी मेटल। ये क्या है, ये हैवी मेटल एनोड है। यानी कि ऐसा मेटल जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। हैवी मेटल किसे कहते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं हैवी मेटल। ठीक है ना, हैवी मेटल उसे कहते हैं। यहाँ पर हैवी मेटल का हमने एनोड बनाया हुआ है। ठीक है ना। और ये क्या है, ये वैक्यूम पंप है। ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद इधर करके ये जो सा है, ये क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है ना, तो ये कैथोड है। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ये क्या है, ये बैटरी है। ये बैटरी है। अब फिर उसके बाद आपको पता है कि यहाँ से कैथोड से क्या होंगी, कैथोड रेज ऐसे करके इमिट होंगी। यहाँ से कैथोड रेज ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इमिट हो रही हैं। इसी तरीके से यहाँ से भी कैथोड रेज ऐसे करके इमिट होंगी। इस तरीके से इस कैथोड से भी, ये सारी की सारी कैथोड से, हमेशा याद रखना कैथोड से जो सी रेज इमिट, जैसे ही हम बैटरी के ज़रिए से हाई करंट पास करते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो कैथोड से बहुत ही हैवी किस्म कैथोड रेज इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसे ये हैवी मेटल एनोड से टकराती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक्स रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से ये एक्स रेज इस तरीके से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। एक्स रेज जैसे ही कैथोड रेज जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, जैसे ही हम बैटरी से इस डिस्चार्ज ट्यूब, ये जो उनसी डिस्चार्ज ट्यूब होती है, डिस्चार्ज ट्यूब वो होती है कि आमतौर पर आपने वो जो उनसी लाइट देखी होगी लंबी सी,
आपके घरों में लगी होगी लंबी वाली एक लाइट लगी होती है, लंबी वाली इस तरीके से लाइट लगी होती है आपके घरों में। ये डिस्चार्ज ट्यूब की एक किस्म है। इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ग्लास की बनी होती है। इसी तरह से ये भी डिस्चार्ज ट्यूब भी ग्लास की ही बनी होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि यहाँ पर जैसे ही हम हाई करंट देंगे बैटरी से तो इस कैथोड रेज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रही हैं, आपको पता है, ठीक है ना। मैंने पीछे बताया हुआ है सारा का सारा कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये वो रहा पर वो सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं वो बता रहा नहीं हूँ। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही ये जो सी एक्स रेज हैं, ये एक्स रेज जो सी हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर ये कौन सी हैं जी, ये कैथोड रेज हैं। और ये जो उनसे निकल रही हैं ये वाली रेस, इसको हम नाम देंगे, ये क्या है, ये एक्स रेस, ठीक है ना। समझ आ गई। और इसी तरह व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्स रेज, डिफाइन एक्स रेज, कि एक्स रेज का ओरिजिन क्या होता है, ऐसा सवाल आता है। एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर, एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर के व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ एक्स रेज, एक्स रेज का ओरिजिन क्या है, ये एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुई हैं। कि वैन कैथोड रेज, कि जैसे ही कैथोड रेज जो कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, वैन कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल, जैसे ही कैथोड रेज स्ट्राइक करते हैं हैवी मेटल के साथ, हैवी मेटल एनोड के साथ, इट फॉर्म हाई एनर्जी रेज, तो ये बहुत ही हैवी किस्म की रेज खारिज करते हैं। उन हाई एनर्जी रेज को नाम देते हैं एक्स रेज का, ठीक है ना। दीज रेज आर कॉल्ड एक्स रेज, इन रेज को हम एक्स रेज का नाम दे देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनाएंगे, देखें, एक्स रेज प्रोडक्शन ऑपरेटस इज़, एक्स रेज प्रोडक्शन ऑपरेटस ये वाला है, इसमें हमने एक्स रेज प्रोडक्शन ऑपरेटस इज़ कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले तो कैथोड होता है, कैथोड, हैवी मेटल एनोड होता है, हैवी मेटल एनोड, वैक्यूम पंप होता है, एलुमिनियम विंडो होती है, ठीक है ना। एलुमिनियम विंडो, ये देखें ऐसे करके ना, जैसे हमारे घरों में विंडो बनाई होती है कि यहाँ से रोशनी अंदर आए और रोशनी हवा आए अंदर, और अंदर की जो सी गर्मी है वो वहाँ से विंडो के थ्रू बाहर निकल जाए, ठीक है ना। इसलिए हम विंडो घर में लगाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी विंडो बनी होती है एलुमिनियम की विंडो बनी होती है, यहाँ से आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है ना। ये एलुमिनियम विंडो यहाँ पर लगी होती है कि जहाँ पर एक्स रेज हर तरफ से निकल रही होती हैं, एक्स रेज हर तरफ से निकल रही होती है, मेरी बात याद रखना, एक्स रेज यहाँ हर तरफ से निकल रही होती है, लेकिन हमने एलुमिनियम विंडो एक ही जगह लगाई होती है कि जब यहाँ से एक्स रेज निकले ना, बिल्कुल एनोड के सामने एक विंडो लगाई होती है, जब यहाँ से एक्स रेज निकले तो डायरेक्ट इस विंडो से डायरेक्ट बाहर आ जाए, ठीक है ना। अब इसकी वर्किंग थोड़ी सी, कि व्हेन हाई वोल्टेज करंट इज़ अप्लाइड कैथोड रेज प्रोड्यूस, कि जैसे ही हम हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती हैं, एंड मूव टुवर्ड एनोड, और एनोड की तरफ जाती हैं, एनोड की तरफ, ये हैवी मेटल एनोड है, इसकी तरफ जाती है, एंड स्ट्राइक विद हैवी मेटल एनोड, और कैथोड रेज इमिट होती हैं और हैवी मेटल एनोड से स्ट्राइक करने के बाद, हैवी मेटल एनोड से, एंड एक्स रेज आर प्रोड्यूस, और फिर स्ट्राइक करती हैं, जब जैसे ही हैवी मेटल एनोड से स्ट्राइक करती हैं ये कैथोड रेज, तो प्रोड्यूस हो जाती हैं वहाँ पर एक्स रेज, ठीक है ना। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, यानी कि जो भी एलिमेंट आपने सैंपल के तौर पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया होगा, हर एक एलिमेंट की डिफरेंट एक्स रेज होती हैं, यानी कि जैसे कि किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का जो उनका फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट किसी भी शख्स का मैच नहीं होता। इसी तरीके से हर एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज जो सी हैं, हर एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज जो सी हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। किसी भी एलिमेंट की एक्स रेज किसी दूसरे एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज से मैच नहीं करती होंगी, ठीक है ना। हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक्स रेज होती हैं, अपनी अपनी उन एक्स रेज की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं
किसी एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज जो सी हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज से मैच नहीं कर सकती, यानी कि उनकी करैक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज और एलुमिनियम एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज, इन दोनों से पैदा होने वाली एक्स रेज जो सी होंगी ये एक दूसरे एक्स रेज जो सी हाइड्रोजन एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स एलुमिनियम एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज से डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, करैक्टरिस्टिक्स इन दोनों की डिफरेंट होंगी। ठीक है ना, समझ आ गई। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने उस सैंपल को रखना ही रखना है जिस सैंपल से हमने एक्स रेज प्रोड्यूस करवानी है। जिस भी एलिमेंट से आपने एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाना होता है वो एलिमेंट सैंपल के तौर पर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखते हैं और फिर बाद में ये इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये वो वहाँ पर सारा प्रोसीजर करते हैं। ठीक है ना, समझ आ गया आपको। अब इसकी एक्सप्लेनेशन है जी, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल डायरेक्शन। एक्स रेज उनसे तो वो हर तरफ प्रोड्यूस हो रही होती हैं, लेकिन एक्स रेज आर ओनली पास्ड थ्रू द एलुमिनियम विंडो। जैसे ही ये एक्स रेज उनसी हैं ये इस एलुमिनियम विंडो से पास होती हैं, एक्स रेज क्या करती हैं, यहाँ पर जाकर ये स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम बन रहा होता है, इस स्पेक्ट्रम से जाकर टकराती हैं एक्स रेज। यानी कि इस तरीके से ये एक्स रेज इधर टकराई, ये वाली एक्स रेज ऐसे टकराई, जहाँ पर भी टकराएगी वहाँ पर लाइन ऐसे बन जाएगी। इसी तरीके से ये वाली एक्स रेज इधर जाकर टकराई, यहाँ पर लाइन बन गई। इसी तरीके से ये वाली एक्स रेज यहाँ पर जाकर टकराई, इधर भी लाइन बन जाएगी। इसी तरीके से ये वाली एक्स रेज इधर जाकर टकराई तो इधर भी एक लाइन बन जाएगी। इस तरह से एक्स रेज का स्पेक्ट्रम बन जाएगा, एक्स रे का स्पेक्ट्रम बन जाएगा। ये स्पेक्ट्रम बन गया है एक्स रेज का। और याद रखना कि किसी भी एलिमेंट के से पैदा होने वाली एक्स रेज जो सी हैं वो डिफरेंट पैदा हो रही हैं, यानी कि किसी भी एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज है, यानी कि एक एलिमेंट है उससे पैदा होने वाली एक्स रेज से जो सा स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है ना, वो दूसरे वाले एलिमेंट से पैदा होने वाली एक्स रेज से जो सा स्पेक्ट्रम बन रहा है ना, वो दोनों स्पेक्ट्रम भी एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। ये वाली बात याद रखना। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे, एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल डायरेक्शन, एक्स रेज आर ओनली पास्ड थ्रू द एल्यूमिनियम विंडो एंड स्ट्राइक ऑन द क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम फेरो साइनाइड। पोटाशियम फेरो साइनाइड के क्रिस्टल से जैसे ही टकराती हैं, यहाँ पर मैंने एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर सबसे पहले ये क्रिस्टल से टकराती हैं। पोटाशियम फेरो साइनाइड का क्रिस्टल होता है इस तरीके से, ये क्रिस्टल से इस तरीके से जाकर टकराती हैं। ये एक्स रेज, ये सारी की सारी एक्स रेज इस तरीके से जाकर टकराती हैं इस क्रिस्टल से। जैसे ही एक्स रेज इस क्रिस्टल से जाकर टकराती हैं, टकराने के बाद इस स्पेक्ट्रम से जाकर टकराती हैं इस तरीके से। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, और ये 5 और ये 6। यानी कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड का जो सा क्रिस्टल होता है इन एक्स रेज को डिफ्रैक्ट कर देता है, इन एक्स रेज को डिफ्रैक्ट कर देता है टुवर्ड स्पेक्ट्रम। टुवर्ड स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर लाइंस, जहाँ जहाँ ये एक्स रेज इस स्पेक्ट्रम के अंदर जहाँ जहाँ एक्स रेज जाकर टकराती हैं वहाँ पर लाइन क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ये लाइंस क्रिएट होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल क्या करता है, ये डिफ्रैक्ट करता है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल जो सा होता है ये डिफ्रैक्ट कर रहा होता है एक्स रेज को
टुवर्ड स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम के ऊपर जहाँ जहाँ ये एक्स रेज गिरती हैं वहाँ वहाँ लाइंस क्रिएट हो जाती हैं और इस तरीके से स्पेक्ट्रम बन जाता है इन एक्स रेज का। ठीक है ना, समझ आ गई। और यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक्स रेज इज़ प्रोड्यूस्ड, दिस स्पेक्ट्रम इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब ये एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, ये एक्स रेज जो सी हैं, ये एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुई, टकराते तो इस हैवी मेटल से इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इस हैवी मेटल से जाके टकरा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह भी तो बताओ। इसकी वजह ये है कि ये देखें कि जैसे ही ये बहुत ही हाई एनर्जी किस रखने वाले इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं, जैसे ही ये बहुत ही हैवी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ये जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दो ये बन गए, और एक ये बाहर है। ठीक है ना, इस तरीके से जैसे ही ये कैथोड रेस से मैं इस हर ये हैवी मेटल का एक एटम मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ये हैवी मेटल एटम है, ये हैवी मेटल एनोड का, ये हैवी मेटल जो सी हमने एज आ एनोड ली हुई है उसका मैंने एक एटम लिया हुआ है, और हर एक एटम के अंदर सेम ही काम हो रहा होता है हैवी मेटल के। ये हाई एनर्जी रखने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस किसी भी हैवी मेटल के किसी भी एटम से जाके टकराते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा देगा, या फिर ये इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा देगा, या फिर ये इससे टकराएगा, या फिर किसी से भी ये इलेक्ट्रॉन टकरा सकता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस हैवी मेटल के इस हैवी मेटल एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर टकरा दें, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एटम के अंदर किसी भी शेल के अंदर जो उनसे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके साथ जाके टकराएगा। जैसे ही टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, ये खुद भी बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जो सा इस कैथोड ने प्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉन वो वाला भी बाहर निकल जाएगा, और इस हैवी मेटल एटम के अंदर जो जिस इलेक्ट्रॉन के साथ ये कैथोड ये इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहा है वो वाला भी इसके साथ निकल जाएगा, दोनों निकल गए, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रोड्यूस होकर बाहर की तरफ निकल जाएंगे। जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर को पता है कि मैंने अभी बताया था कि हर एक बंदा, हर एक चीज़ जो सी वो स्टेबल होना चाहिए चाहती है, अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है हर एक चीज़। तो जिसका डिस्टेंस सबसे, यानी कि यहाँ पर या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस की जगह ले लेगा, या तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेंगे, या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा। ज़ाहिर सी बात है, मैंने पीछे बताया भी था कि जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, यानी कि वो कहता है मेरा भाई मेरे करीब नहीं है। ठीक है ना, वो अपने आप को अनस्टेबल फील कर रहा होता है, तो उस दौरान उसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये अनस्टेबल फील कर रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, ये भाई कहता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्यों ना मैं इसकी जगह ले लूँ और मैं अपने आप को स्टेबल महसूस करवा देता हूँ। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, तो उस दौरान ये क्या करता है, ये एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी इमिट करता है इस तरीके से। तो एनर्जी ये वाली रेज, ये एनर्जी एक्स रेज ही हैं। ठीक है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इन शेल्स की एनर्जी में लिख देता हूँ। ये है जी 5 जूल का मालिक शेल है, ये है जी 10 जूल का मालिक शेल है, ये 15 जूल है इसकी एनर्जी शेल की, ये 20 जूल एनर्जी का शेल है। तो जैसे ही ये हायर शेल से इलेक्ट्रॉन मूव होकर लोअर शेल में आता है,
जैसे ये हायर शेल से लोअर शेल में आता है ना, उस दौरान ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कितनी प्रोड्यूस करता है? चूँकि ये 10 जॉल एनर्जी रखने वाले शेल से आया तो 5 जॉल एनर्जी प्रोड्यूस करके हमें एक्स रेज दे देगा। इसी तरीके से यहाँ पर खाली जगह हो रह गई है तो पीछे से ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा ऐसे, और यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह ले लेगा, और ये भी यहाँ से रेस प्रोड्यूस करेगा। कितनी रेस प्रोड्यूस करेगा? यहाँ से 15 जॉल से 10 जॉल की तरफ गया है तो यहाँ पर 5 जॉल रेस प्रोड्यूस करेगा। 5 जॉल की हामिल एनर्जी वाली रेस प्रोड्यूस करके हमें देगा एक्स रेज। इसी तरीके से यहाँ पर जगह खाली रह गई है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सा बाहर वाला है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये भी रेस देगा। 20 जॉल वाले शेल से 15 जॉल वाले शेल में आया है तो ये 5 जॉल एनर्जी हमें देगा। इस तरीके से रेस की फॉर्म में 5 जॉल एनर्जी खारिज होगी और यही एनर्जी एक्स रेज की एनर्जी है। ठीक है ना, समझ आ गई? इस तरीके से एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं हर एक एटम के अंदर जो कि मौजूद है इस हैवी मेटल एनोड के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? इस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं एक्स रेज। यही सारा सिस्टम हो रहा होता है हैवी मेटल एनोड के हर एक एटम के अंदर। ठीक है ना, समझ आ गई? अब हम इसी एटम को हम मिटा देते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट का पता है ना कि अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील करता है, तो उस दौरान इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो ये अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो ये क्या करता है, हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जाता है, ट्रांसफ़र होता है। जहाँ से जिस शेल से इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो उस दौरान हायर शेल से लोअर शेल की तरफ जैसे ही आता है तो अपनी एनर्जी खारिज करता है। ठीक है ना, खारिज करता है, और वही एनर्जी जो सी होती है वो एक्स रेज कहलाती हैं। ठीक है ना, अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट का पता है तो आप आसानी से एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं थ्रू हैवी मेटल एनोड, इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर एंड देन स्ट्राइक ऑन फोटोग्राफिक फ़िल्म, ये फोटोग्राफिक फ़िल्म है, कह रहे हैं देन स्ट्राइक ऑन फोटोग्राफिक। ये देखिए ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड है। पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो सा होता है ये स्ट्राइक ऑन फोटोग्राफिक फ़िल्म। पोटाशियम फेरोसाइनाइड जो सा होता है यहाँ से एक्स रेज डिफ्रैक्ट होती हैं। जैसे ही पोटाशियम फेरोसाइनाइड से एक्स रेज डिफ्रैक्ट होती हैं तो ये फोटोग्राफिक फ़िल्म से, ये फोटोग्राफिक फ़िल्म से जैसे ही ये एक्स रेज डिफ्रैक्ट होने के बाद, पोटाशियम फेरोसाइनाइड से एक्स रेज डिफ्रैक्ट होने के बाद जैसे ही फोटोग्राफिक फ़िल्म से टकराती हैं तो वहाँ पर स्पेक्ट्रम बना देती हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये एंड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रेज इज़ प्रोड्यूस, और स्पेक्ट्रम बन जाता है इस तरीके से एक्स रेज का। और दिस स्पेक्ट्रम इज़ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज़। ये स्पेक्ट्रम जो सा होता है ये फॉलोइंग सीरीज़ का मालिक होता है। कितनी सीरीज़ होती है? के सीरीज़, एल सीरीज़ और एम सीरीज़। और एल सीरीज़ की आगे 3 टाइप्स हैं, के अल्फ़ा, के बीटा, के गीमा। इसी तरीके से एल सीरीज़ की आगे 3 टाइप्स हैं, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गीमा। और एम सीरीज़ की आगे 3 टाइप्स हैं जी, एम अल्फ़ा, एल बीटा, एम बीटा और एम गीमा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर एक एटम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिए, 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिए। अभी मैंने आपको बताया है कि जैसे ही
कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन, जैसे ही कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है इस इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन से, तो इसको भी ये बाहर निकाल देगा, इसको भी ये बाहर निकाल देगा, और ये खुद भी स्ट्राइक करने के बाद खुद भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से खारिज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये खारिज हो गया। तो फिर ये जो उनसा बाहर वाला शेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के शेल से टकराता है, ये शेल्स के नाम याद रखना, ये शेल्स के नाम है K L M N। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है तो उसको बाहर निकाल देता है। तो इस सीरीज़ को नाम देते हैं के सीरीज़, कि जब कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन हैवी मेटल, इस हैवी मेटल के अंदर जो सा एटम एग्जिस्ट कर रहा है, उस एटम के अंदर के शेल एग्जिस्ट कर रहा है, उस के शेल के इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है और ख़ुद भी बाहर निकल जाता है। के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा ना, तो उस सीरीज़ को नाम देंगे के सीरीज़। और जैसे ही फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन के शेल में नहीं जाता, के शेल वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, ये इलेक्ट्रॉन टकराता है जी एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इससे जाके टकराता है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे इस तरीके से। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे ना, जैसे ही कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन एल शेल के इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है, तो इस सीरीज़ को नाम देंगे एल सीरीज़। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है, तो ये खुद भी यहाँ से बाहर निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल देता है। तो एम शेल से जाके टकराता है, तो इस सीरीज़ को कहते हैं, ये क्या है, एम सीरीज़। इसी तरीके से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एन शेल वाले इलेक्ट्रॉन से जाके टकराता है, ये जो सा एन शेल है, इस शेल के अंदर जो सा इलेक्ट्रॉन है उसे जाके टकराता है, तो ये इसको भी बाहर भेज देता है और ख़ुद भी बाहर निकल जाता है। तो इस सीरीज़ को नाम देते हैं एन सीरीज़ का। ठीक है ना, सीरीज़ की समझ आ गई। और अब इन सीरीज़ की एग्ज़ाम है कि के अल्फ़ा क्या है, के बीटा क्या है और के गीमा क्या है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, ये के सीरीज़ थी, यहाँ से के शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है ना, तो अगर ये ऊपर वाले से, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इस शेल के अंदर, के शेल के अंदर, यानी कि के शेल से ऊपर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस को कहेंगे, ये क्या है, कौन, के अल्फ़ा। के सीरीज़ की कौन सी किस्म है, ये के अल्फ़ा की। और या फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इस वाले शेल से, इस हायर शेल से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस सीरीज़ को कहेंगे, ये कौन सी, के बीटा सीरीज़। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इससे भी ऊपर वाले शेल से, यहाँ से, तो इसको हम कहेंगे, ये क्या है, के गीमा सीरीज़। ठीक है ना, के सीरीज़ की 3 टाइप्स के बारे में भी मैंने बता दिया। इसी तरीके से एल सीरीज़ है। एल सीरीज़ में जैसे ही ये एल शेल से में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है ना, अगर एल शेल से ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इस को कहेंगे, ये क्या है, एल अल्फ़ा। और अगर इससे भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इस शेल के अंदर, इससे भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इस शेल के अंदर, तो इसको हम कहेंगे एल बीटा। ठीक है ना, और अगर इससे भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है इस एल शेल के अंदर, वो कौन सी सीरीज़ होगी, एल सीरीज़ की कौन सी किस्म होगी, वो होगी जी एल गीमा।
इसी तरीके से एम सीरीज़ की भी इसी तरीके से आप तारीफ़ कर सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन एम शेल में से इलेक्ट्रॉन, ये जो सा इलेक्ट्रॉन है ये एम शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है ना। एम सीरीज़ होती क्या है, एम सीरीज़ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना, सही तरीके से। ये एम सीरीज़ है। एम सीरीज़ में क्या होता है कि ये भी ऐसे ही आप के एल एम, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो इससे ऊपर वाले शेल से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसको कहेंगे ये क्या है, एम अल्फ़ा। और इसी तरीके से अगर इससे भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, इससे भी ऊपर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन यहाँ, इससे भी ऊपर वाले शेल से ये एम शेल में ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सी सीरीज़ की एग्जांपल है, ये इसको हम कहेंगे जी एम बीटा। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी ज़रा सी भी समझ आए, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। के सीरीज़ क्या थी, एल सीरीज़ क्या थी, एम सीरीज़ क्या थी, और के सीरीज़ की एग्ज़ाम की भी डेफिनेशन होगी, एल सीरीज़ की एग्ज़ाम टाइप्स की भी डेफिनेशन होगी, एम सीरीज़ की टाइप्स की सारी की सारी बता दी मैंने। अगर आपको इस वीडियो को ज़रा से भी समझ आए, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, ठीक है, ओके।